नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले दिनों से मैं सोच रहा था कि पत्रकारों के एक रूप को तो आप देखते ही हैं। वो अखबार में काम करते हैं, वो टेलीविजन की दुनिया में काम करते हैं, वो यूट्यूब की दुनिया में काम करते हैं। लेकिन कुछ बहुत शानदार पत्रकार हैं जो इसके पीछे भी काम करते हैं। मेरा मतलब ये है कि पत्रकारिता से जुड़े हुए कुछ और काम करते हैं। जैसे वो कविताएं लिखते हैं, गजल लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, किताब लिखते हैं। आज मैं एक ऐसे ही शानदार पत्रकार से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। एक लंबा पॉलिटिकल करियर जिया उन्होंने और फिर उसके बाद पिछले लगभग 18 साल से वो पत्रकारिता में हैं। बहुत शानदार पत्रकार हैं। मैं उनकी योग्यता का बड़ा कायल हूँ। बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, विचारों में खुलापन है, किसी के प्रति दुराग्रह नहीं और किसी से डरना नहीं। उन्होंने पिछले दिनों एक किताब लिखी, उसका शीर्षक लिखा हे राम। बहुत बढ़िया फंक्शन हुआ, मैं भी गया था। सत्य हिंदी के आशुतोषी और समय तमाम बड़े बड़े देश के पत्रकार उसमें आए थे। पिछले दिनों उन्होंने यूट्यूबर्स को बुला के भी एक बहुत शानदार कार्यक्रम किया था यहाँ पर। उन पत्रकार से मैं आज आपको सोचा मैंने यहाँ मिलवाऊं। एक पब्लिक इंडिया बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं वो। तो मैं ले चलता हूँ सीधा आपको इस शानदार शख्सियत के पास और बातचीत करेंगे आज उनसे, उनकी किताब और विभिन्न पहलुओं पर। बहुत बहुत स्वागत है आनंद वर्धन जी। मैंने आज आपका समय चुरा ही लिया। बहुत दिनों से मेरा मन था कि आपकी वो शानदार किताब हे राम आई है और बहुत चर्चा हुई उस किताब पे। और जब अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान राम की, तो फिर हे राम याद आया। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ पहला सवाल कि हे राम में और जय श्री राम में क्या अंतर है? इस किताब को पढ़ने के बाद क्या महसूस होगा? क्योंकि ये किताब जो है ये भारत के लोकतंत्र को, भारत की राजनीति को, भारत के विभिन्न आयामों को जोड़कर लिखी है आपने। तो जय श्री राम और हे राम में इस किताब में क्या अंतर है? जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी। पहले तो भई आपने चैनल पे आपका प्रतिष्ठित चैनल है और उसपे हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। दूसरा मैं एक डिस्क्लेमर कर दूँ दर्शकों के लिए कि मैं और ये एक ही शहर से आते हैं, तो हम लोगों की बहुत सी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। लेकिन संजय जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये और उन्नति करें। अब आते हैं किताब पे। संजय ये जो नाम है किताब का हे राम टू जय श्री राम। तो इसको पहली नजर में देखिए तो लोगों को लगता है ये कोई शायद ये जो मंदिर बन रहा है वो हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन मूल रूप से किताब एक विचारधारा की बात कर रही है। और मैंने कई जगह कहा है, फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि इस देश ही नहीं दुनिया में आज कहीं पे भी जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस है, और पॉलिटिकली नहीं, जो आर्थिक सॉल्यूशन है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, इंटरनेशनल जो सॉल्यूशंस हैं, वो केवल और केवल गांधीवाद में है। गांधी की विचारधारा को आप अपना लीजिए, आपके काफी क्या आपके सारे सॉल्यूशन, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। और किताब को इसीलिए हे राम से शुरू किया गया है क्योंकि अगर आप वो देखिए तो गांधी की हत्या इस देश के एक एक दूसरी तरह की विचारधारा जो जय श्री राम में आके परिलक्षित होती है, उसके बीच का द्वंद्व है। अब मैंने 20 तारीखों को या 20 घटनाओं को चुना, और ये कोई कंटिन्यूअस हिस्ट्री नहीं है। ये नॉर्मली 1947 के बाद जैसे बहुत से लोगों ने बहुत सीनियर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं कि देश की आजादी के बाद का इतिहास। मैंने देश के बाद की आजादी का इतिहास नहीं लिखा है। मैंने देश की आजादी के बाद ऐसी 20 घटनाएं जो मेरी समझ में जिसने इस देश के ऊपर प्रभाव डाला, उसके वो किस तरह से उसका निर्माण होगा, वो किस दिशा में जाएगा, उसकी क्या दशा होगी, उसपे उसने जो प्रभाव डाला है, मैंने उन 20 घटनाओं को पकड़ने की कोशिश की है। उसमें से कुछ घटनाएं छूट भी गई हैं, और होनी चाहिए थी। कुछ घटनाएं हो सकता है कि कोई दर्शक पढ़े या आप पढ़िए या कोई पढ़े तो उसके उस नजरिए में कहीं लगे कि अरे भाई ये तो ऐसे नहीं है। लेकिन वो नजरिया मेरा है, लेकिन तथ्यात्मक है। मैंने उसमें स्टोरी नहीं किया है, मैंने तथ्यों को अपने हिसाब से आपको बताने की, मतलब दर्शक को बताने की कोशिश की है संजय जी। मैं ये समझना चाहूंगा कि जब आनंद जी इस किताब की कल्पना आपके दिमाग में, जहन में आई,
क्यों आई और शीर्षक ये हे राम क्यों लिखा आपने? दो चीजें थी। पहली तो जब ये आया कि बहुत दिनों से था कि पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोगों को थोड़ी डिस्टॉर्टेड जैसी रहती है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को आधा पता है। मैं बहुत ही पॉलिटिकली इन्वॉल्व व्यक्ति रहा हूं, मतलब मैं उस पर जब आगे आएंगे तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। मैं बहुत पॉलिटिकली इन्वॉल्व हूं। मैंने 77 का चुनाव पहला चुनाव था जिसके लोकसभा चुनाव से पहली बार चुनाव को रूबरू पार्टिसिपेट किया, और 2019 तक 11-12 चुनाव लगातार देखता रहा हूं, करता रहा हूं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि देश की आजादी की जो के बाद का जो पूरा इतिहास है, और खास करके आजाद भारत का, वो हमारी एक यंगर जनरेशन को, हम मैंने जब ये किताब लिखी तो मन में था कि इन घटनाओं को एक सिलसिलेवार कम से कम अगली पीढ़ी तक पहुंच जाना चाहिए। और मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो 20 वर्ष से 40 वर्ष के की युवा पीढ़ी है। वो कोई मेरी पीढ़ी नहीं है। तो 20 से 40 वर्ष की पीढ़ी को देश के इतिहास में क्या पता होना चाहिए, मैंने थोड़े उस दस्तावेज के रूप में इसको लिखा है। ये किताब एक रेफरेंस पॉइंट भी है क्योंकि ये मुझे नहीं पता था। जब मैंने तो लिख दिया, जब लिख दिया तो उसके बाद अब बाद में ये हुआ कि भाई ये तो IIM अहमदाबाद में भी रेफर की गई, उनकी लाइब्रेरी में रखी गई एज अ रेफरेंस बुक। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको इस किताब में बहुत मसाला मिल जाएगा। जैसे कौन बनेगा करोड़पति अगर कोई करता है तो उसके लिए अलग अलग किताबें आने लगी, उसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को यहाँ काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ आंसर मिल जाएंगे, और कुछ आंसर और क्या मिलने चाहिए ये दिशा मिल जाएगी। तो इसको इसको मन में रख के किया गया। 20 घटनाएं वो हैं जो इस देश की राजनीति को जिन्होंने बहुत प्रभावित किया। जैसे मैं शुरुआत में इससे कर दूं कि 48 की बात, कई लोग कहते हैं हे राम से क्या मतलब, अब गांधी जी की हत्या हो गई, उससे क्या प्रभाव पड़ा। मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी को ये हम सबको याद रखना चाहिए कि जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी नुआखोली चले गए थे। गांधी जी उस देश की आजादी के सेलिब्रेशन में नहीं थे, उनके हिसाब से ज्यादा जरूरी चीज नुआखोली थी। ये जब जिस समय गांधी की हत्या होती है उससे जस्ट पहले गांधी उपवास करते हैं, और वो उपवास किस लिए करते हैं, वो उपवास करते हैं, उनके और भी कारण थे कि हिंदू मुस्लिम जो एकता थी, मुसलमानों के साथ जो आ रहे थे, जो दिल्ली में उनके साथ थोड़ा बुरा बर्ताव हो रहा था, उसको उस दंगे को रोकने के लिए भी थी। लेकिन उसकी एक सबसे प्रमुख बात, जो 55 करोड़ रुपया भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ था, उस समय जो जो हस्ताक्षर हुए थे और जो साइंड चीज थी कि हम उनको इतना पैसा देंगे, उसके 55 करोड़ रुपए बाकी थे, और वो किस जानी थी, जो किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोक के रखी थी। क्योंकि उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉजिक ये थी कि अगर वो पैसा अभी हम देंगे तो कश्मीर में जो मामला चल रहा है, इसी पैसे से हथियार खरीद के ये हमारे ही अगेंस्ट यूज करेंगे, तो इसलिए वो उसको रोक के रखे थे। गांधी का कहना यह था कि नहीं, अगर आपने एक करार कर लिया है जिसके अनुसार ये पैसा उनको देना है तो आपको ये पैसा देना चाहिए। और गांधी ने वो अनशन किया था उस पैसे को भी दिलवाने के लिए। उसका एक सिलसिलेवार मैं चीज और बता दूं कि गांधी जब जब कलकत्ता से दिल्ली आए थे तो गांधी अपनी पाकिस्तान जाने की यात्रा में थे, वो पाकिस्तान जा रहे थे, और तबीयत खराब हो गई, वो दिल्ली रुक गए। उसी समय सोहरावर्दी जो ईस्ट बंगाल के पहले प्रमुख नेता थे, बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हुए, सोहरावर्दी उनसे मिलने आया। अभी सोहरावर्दी हिंदुस्तान में ही रह गए थे, और उन्होंने एक पत्र लेके सोहरावर्दी को भेजा और कहा कि ठीक है मैं भी आता हूं पाकिस्तान, बात करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि दो चीजें, पहला, अगर गांधी जिंदा होते तो जो हमारा संविधान है, वो जो प्रेजेंट संविधान है सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें गांधी का इम्प्रिंट, उसमें गांधी का इंप्रेशन, उसमें गांधी का प्रभाव शायद और ज्यादा होता। दूसरा मेरा ये मानना है कि अगर गांधी जिंदा रहते अगले 2-3 साल, तो ये कोई, अब उसका स्वरूप क्या होता है ये तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, भारत पाक महासंघ की बात डॉक्टर लोहिया ने कही थी। लेकिन उससे पहले गांधी अगर जिंदा होते तो भारत और पाकिस्तान का कोई लूज सा कॉन्फेडरेशन, कोई कोई एक व्यवस्था रहती जिसमें जो आज की तारीख में इतना ज्यादा एक दूसरे के प्रति दुश्मनी, नफरत जो है, वो शायद नहीं हो। और दोनों देशों के अमन के लिए, दोनों देशों की तरक्की के लिए, जो शायद एक बड़ी बात होती।
तो मैंने इस दृष्टि से हे राम को देखा था कि गांधी की उस हत्या ने ये चेंज कर दिया। संजय जी। आनंद जी, कुछ चीजें किताब में छूटती हुई सी लगती हैं। खेल, मंडल आयोग, सेशन, ये भी बड़ी देश की इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगता है इस किताब में आपने कहीं छूटी हैं। तो इसका क्या पार्ट 2 आएगा? नहीं नहीं, पार्ट 2 आने से पहले मैं एक तो ये बता दूं, जब किताब शुरू कर रहे थे तो करीब 35-36 विषय मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे। आप जैसे मित्रों से चर्चा हुई, ये हुआ कि इसको करें, इसको रखें, इसको ना रखें, इसको रखें। तो क्योंकि किताब की एक तो किताब को मैं कोई थीसिस नहीं बनाना चाह रहा था, रिसर्च पेपर नहीं। किताब में एक फ्लो होना चाहिए था, जो लोग अगर पढ़ें तो उसको उनको कंटिन्यूटी लगे। एक 400 से 400-450 से पेज की ज्यादा की किताब मुझे लगता है कि मैं ही नहीं उठाऊंगा। मैंने 400 पेज से ज्यादा की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन वो शायद मेरी प्रायोरिटी में थोड़ा नीचे हो जाती है। जो एक 300-400 पेज की किताब होती है वो आप खट से उठा लेते हैं कि चलो 5-7 दिन में इसको पढ़ के खत्म कर लेंगे। तो एक तो किताब के लेंथ भी एक कारण था जिसकी वजह से बीसी इंसिडेंट किए। दूसरा, हाँ, ये आपके बात सही है कि कुछ इंसिडेंट छूटे हैं, और उसमें मंडल पे मंडल की बात तो की है, लेकिन मंडल कमीशन का जिस तरह से इंप्लीमेंट है, उसका पोस्ट मंडल जो इफेक्ट हुआ, उसको शायद और बेहतर ढंग से कहा जा सकता था, एक चैप्टर होना चाहिए था। सेशन ने जो हिंदुस्तान के चुनाव पे जो वो डाला है, डेफिनेटली वो एक ऐसा हुआ है कि वो भी होना चाहिए था। दो चीजें मुझे और हमेशा लगती हैं कि जो छूटी है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है गोवा का आंदोलन, गोवा की मुक्ति। गोवा के मुक्ति आंदोलन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि गोवा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी परिभाषा में हम सब लोग, आप तो बहुत यंग हैं, लेकिन हम सब लोग एज अ भारतीय, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। गोवा के साथ थोड़ी जाति हुई। जाति ये हुई कि देश आजाद हो गया, गोवा उसके करीब 13-14 साल बाद आजाद हुआ। आपने अपने एक हिस्से को 13-14 साल एक विदेशी के हाथ में रखे रहे, तो यही एक बड़ी बात है कि आपने उसके साथ जाति की। उस समय के नेतृत्व ने और उस समय की कलेक्टिव देश का जो भी हम जो वोटर थे या जो कलेक्टिव सोसाइटी थी, उसने भी। तो गोवा छूटा है। और एक चीज मुझे लगता है और छूटी है, जो पॉलिटिकली वो फिट इन नहीं हो रही थी, लेकिन देश का जो ओवरऑल कहीं लिखा जाएगा भारत, तो उसमें वो फिट इन होता है। जो देश में मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स और मिस ये वर्ल्ड का जो एक बाढ़ आ गई थी, अगर आपको याद हो, तो वो भी भाई एक बड़ी बात है देश के लिए। हम लोगों का शायद इंटरेस्ट नहीं होता हो, तो हम लोग को बहुत समझ में नहीं आता हो, लेकिन वो एक कमर्शियल मतलब कॉर्पोरेट किस तरह से हावी होता है, कॉर्पोरेट किस तरह से आता है, किस तरह से यूज करता है, वो एक अच्छा हो सकता था। क्योंकि एक बहुत पुराना सफर था, रीता फारिया और कौन कौन, मतलब उस पे एक चैप्टर मुझे लगता है कि अगर अगर कभी सीक्वल लिखा इसका, या इसका पार्ट 2 या कुछ लिखा, तो ये चैप्टर तो जरूर रहेंगे और चैप्टर के साथ साथ। लेकिन जैसे हॉकी पे और लंबा हो सकता था, हॉकी को मैंने सारे सबको एक जगह समेटा है। तो मुझे आपकी बात बिल्कुल सही है कि मंडल छूटे हैं, शेषन जी को उतना ट्रीटमेंट नहीं मिला है, लेकिन कोशिश की है कि अलग अलग घटनाओं को पकड़ने की। आनंद, एक एक्टिविस्ट थे, एक पॉलिटिकल नेता हो सकते थे। आप कहाँ अचानक पत्रकारिता की दुनिया में आ गए? दर्शकों को बड़ा रुचि है आपके बारे में जानने में कि कैसे आपने पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया, कैसे पत्रकारिता में आए, कैसे मैं किताब भी लिखी। मैं भी पत्रकार बाय एक्सीडेंट हूँ। मैं पत्रकार बाय चॉइस नहीं हूँ। एक्सीडेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक शहर के प्रतिष्ठित स्कूल से पढ़ा, लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिर मैं स्टील अथॉरिटी में एज मैनेजमेंट ट्रेनी मैंने ज्वाइन कर लिया। ये सन 80 की बात है। फिर स्टील अथॉरिटी से मेरा ट्रांसफर दिल्ली आ गया, दिल्ली हो गया, और मैं परचेज में था, मतलब मैं परचेज हैंडल करता था। उनका मटेरियल्स डायरेक्ट बोलते थे, मटेरियल्स में था। मैं दिल्ली आ गया, मैं कोयला इंपोर्ट को हैंडल करता था। ये जो अडानी जी जो मामला करते हैं, तो मेरे उस समय के इंपोर्टर जो थे, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, रशिया, इन सब से हम इंपोर्ट करते थे, न्यूजीलैंड। और एक मतलब मैं सेकंड, एक बड़ी मजेदार बात जोड़ दूं कि अगर आप वहां पे होते तो इसमें अडानी जी आपके दोस्त होते, क्योंकि वो हर जगह मैनेजमेंट चला लेते हैं अपना। नहीं, मेरा मेरा कहना ही होता हो सकता है कि अगर मैं, हालांकि अब तो उम्र हो गई, तो मैं शायद उन्हीं का नौकर होता अगर नौकरी कर रहा होता, क्योंकि वो तो खरीदते हैं ना सबको। खैर, तो वो सेल में मैं उसका 3-4 साल डिस्कशन रहा। और वहां पे
जॉर्ज फर्नांडिस साहब से मेरे घर के पारिवारिक संबंध थे, मेरे भाई की वजह से, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में मेरा भाई था। और मैं जॉर्ज साहब को 67-68 से, वो मुझे याद है, डालीगंज में एक तांगा स्टैंड पे एक पहली मीटिंग जॉर्ज साहब की हुई थी, कुछ तांगा मजदूर वजदूर की, वो तो इसी तरह की मीटिंग करते थे। अच्छा, जॉर्ज साहब का एक स्टाइल ये थी कि चाहे सुनने वाले 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, वो उतने ही जज्बात के साथ अपना भाषण करते थे। उनको मतलब वो पूरी अपनी ताकत लगा के, पूरा समझा के, उतना ही ताकत, मतलब ये नहीं लगता था कि ये 50 लोग सुन रहे हैं तो ये क्या, अरे क्या है। तो खैर, तो जॉर्ज साहब को अपने पहली बार मेरी वो मुलाकात थी, फिर घर आए थे खाना ना खाने। फिर मैं दिल्ली पहुंचा तो जॉर्ज साहब से संपर्क था ही। उनको कहीं बिना मुझसे पूछे जब वो समता पार्टी बनाया, मेरी बहुत आना जाना बढ़ गया था उस समय जॉर्ज साहब के साथ। भाई मेरा था ही वहां। तो जॉर्ज साहब ने बिना मुझसे पूछे जब समता पार्टी बनी तो उसका एक, मतलब उसके सचिव बने, प्रधान महासचिव हमारे हर किशोर बाबू थे, जो भूतपूर्व विदेश मंत्री रहे थे चंद्रशेखर। तो हम सब लोगों को, मतलब हमें बना दिया, 3-4 लोगों को और बना दिया। मुझे पता नहीं था कि रात में पता लगा, मैं गया, मैंने उनसे बहुत कहा कि आप मुझे इस, मतलब कोई पद मत दीजिए, मैं तो ऐसी ज्यादा मदद कर सकता हूँ, नौकरी में रहूंगा तो कोई भार नहीं रहूंगा, मेरा कोई खर्च। उन्होंने पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है वो। अब उस समय बच्चों की फीस और व्हीकल का, कार कार अलाउंस अलाउंस लेके कुछ उस समय शायद 4000-4200 रुपया होता था। मैं वहां सुखदेव विहार में रहता था, वो घर का किराया कंपनी देती थी। और उन्होंने कहा नहीं, नॉट वर्थ इट, तो ये छोड़ो छोड़ो, नौकरी छोड़ो। तो हमने कहा फिर मैं कल से करूंगा क्या। तो हालांकि कुछ मेरी सेविंग थी, कुछ मैं शेयर में खरीदा था कुछ। तो दूसरे दिन मुझे इस्तीफा दे देना पड़ा। अगर मैं 6-7 महीना और रहता तो मैं वीआरएस भी लेने के लिए एलिजिबल था और फिर मेरी पेंशन भी हो जाती। तो मैं भाई एक्सीडेंट आ गया पॉलिटिक्स में। जब पॉलिटिक्स में आ गया तो मैं समता पार्टी का भाई, अब मैं बड़ा वो, और फिर समता पार्टी में हम लोग तो बिहार इलेक्शन लड़ने लगे, और लगा कि अब तो समता पार्टी की सरकार आ रही है। लोग आने लगते थे अपना विभाग मांगने, मतलब मंत्री तो बन ही रहे थे लोग, अब मुझे ये विभाग दे दीजिए, मुझे ये विभाग दे दीजिए। मतलब मैं इसलिए नहीं, कमतर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। लल्लन लल्लन सब लोग थे, तो ये लल्लन कोई, ये कहीं किसी कोई पद पे नहीं थे सब लोग। खैर, मैं बिहार का प्रभारी था और महाराष्ट्र का प्रभारी था। बिहार इलेक्शन लड़े और ठीक से हारे, 7 सीटें, एमएलए की 7 सीटें जीते, 3 महीने तक इलेक्शन चल गया। उसके बाद पार्टी में काम होता रहा। फिर मैं जया जी के साथ, थोड़ा दिक्कत ये थी कि जया जी थोड़ा अभिजात वर्ग से आती थी। तो शुरू में वो मुझे दिल्ली का देख के उनको लगता था कि ये भी अंग्रेजी बोलने वाला है, ये भी कोई उसे, उनकी एक जनरल डिस्टेस्ट ये जो ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग होते थे उनके प्रति था। मतलब उनको जैसे, ये बहुत जगह है, आपने भी मार्क किया होगा कि अगर कोई धोती पहनता है, मेरे पिताजी धोती पहनते थे, मेरा भाई धोती पहनता था, मेरे पिताजी एमएससी पास थे। तो लेकिन एक एक वर्ग विशेष में ये कि अगर कोई धोती पहनता है तो ये गवार होगा, वो अनएजुकेटेड, और हो सकता है कोई एक एक क्लास भी ना पास किया हो, लेकिन हो सकता है हमसे आपसे ज्यादा लिट्टू, मतलब एजुकेशन एजुकेशन उसकी पैमाना नहीं हो सकता है। खैर, तो उस समय फिर जया जेटली का ये सब तहलका हल्का हुआ, और साफ मुझे लग गया कि अब पार्टी में दूसरे तरह के पैसे चलने लगे हैं और क्या हो रहा है, वो सामने दिख रहा था। तो फिर मुझे लगा कि ये मेरे बस का नहीं है। तो 2000 आ गया था, जॉर्ज साहब रक्षा मंत्री थे। फिर मैंने, दिल्ली रहता था, मेरे बच्चे दिल्ली पढ़ रहे थे, और दिल्ली के बड़े स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े, डीपीएस आर के पुरम से सब पास आउट है। फिर एक मैंने जीवन का जबरदस्त निर्णय लिया कि नहीं, अब ये छोड़ देना, और छोड़ देना है तो जीवन भर के लिए छोड़ देना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि घर में एक व्यक्ति से ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, अगर आप ईमानदारी की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। भैया इलेक्शन लड़ते थे, हम सब लोग थे, तो जिसके पास जो होता था, किसी के पास कार थी, किसी के पास जीप थी, किसी के पास मोटरसाइकिल थी, सभी लोग अपना अपना साधन लेके चले जाते थे, इलेक्शन लड़ते थे, सब होता था। तो फिर इस्तीफा दे दिया। फिर दिल्ली से 1 साल बाद शिफ्ट हुए लखनऊ। फिर ये हुआ कि करना क्या है भाई, आप कुछ तो करना है, आप एक उस एज में हैं जहाँ पे, तो कुछ ट्रेनिंग वेनिंग का काम शुरू किए, आईआईएम के साथ भी वो किए, फिर सरकार के साथ किए। सरकार में जैसा होता है, ये एक इंटरेस्टिंग, कभी इस पे भी एक अलग से एपिसोड कर सकता हूँ। सरकार में जो घूस मांग किस तरह से मांगा जाता है, और वो आपसे ज्यादा, अगर मान लीजिए 100 रुपए में 10 रुपए आप कमा रहे हैं, तो चाहते हैं कि 8 रुपए आप उनको घूस दे दीजिए, 2 रुपए आप कमा लीजिए।
ये उस समय से चलन था, कोई नया नहीं। तो मुझसे बड़ा घूस मांगा गया, फिर मेरे पेमेंट्स रोक दिए गए। बड़े पैसे थे वो, मतलब मेरे लिए बहुत बड़े पैसे थे। मेरे साथ एक बड़ी टीम थी। फिर मैं हाई कोर्ट चला गया उस पैसे के लिए, और फिर मैं रिकॉर्ड किया। मैंने उनके यहाँ पहला मैंने वो जो वो क्या बोलते हैं हम लोग, जो जाके आपके यहाँ मैंने अपना अपना फोन लेके गया और मैंने स्टिंग किया, और स्टिंग सक्सेसफुल रहा। आईएएस साहब ने पूरा किस तरह से बताया कि ये 20%, अगर मैं 15% घूस ले रहा हूं तो ये सिर्फ मेरा नहीं है, मुझे तो 1-2% मिलेगा, मंत्री जी को इतना मिलेगा, उनको इतना मिलेगा, ये तो ऐसे ऐसे बटेगा। उन्होंने उस बंटवारे का पूरा ब्यौरा दिया। तो फिर मैं हाईकोर्ट चला गया। अब मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि पागल हो गए, सरकार के अगेंस्ट हाईकोर्ट जा रहे हो, अब तो तुम गए, मतलब अब तो जीवन भर के लिए पैसा तो गया ही तुम्हारा। वो हाईकोर्ट में जब वो शुरू में हुआ तो उन्होंने कहा साहब ये तो आर्बिट्रेशन का मामला है। तो हमने कहा नहीं नहीं, आर्बिट्रेशन का मामला नहीं है, तय ये कर दीजिए कि मुझे घूस कितनी देनी है, क्योंकि घूस को लेकर मेरा पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। ये कहते हैं तय किए थे, अब मांगते हैं 20%, कह रहे हैं 15%, कुछ इस तरह। तो क्या है, हाईकोर्ट में मैंने वो ट्रांसक्रिप्ट दे दी, और फिर चला। तो खैर वो एक दो महीने के अंदर मेरा पैसा रिलीज हुआ। बाकी जो पैसा, जो बड़ा पैसा है, एक 55-60 लाख रुपया, उसका 10%, जो 5% या 10% बाकी रहता है, उसको अभी भी मिलना है, जो अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है केस। खैर, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये अपने बस का नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें, और साथ में पत्रकारिता तब तक शुरू हो गई थी। लोकमत एक बड़ा ब्रांड था। मैं लोकमत के दोनों लोगों को, मतलब लोकमत के 2 लोग थे, पहले तो एक ही थे, लेकिन फिर बाद में 2 ओनर हो गए थे। हिंदी जो राजस्थान से छपता था, वो अंबालाल माथुर और उनके अब लड़के अशोक माथुर साहब चलाते थे, और उनके घनिष्ठ दोस्त थे डड्डा साहब, वो महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए थे, वो महाराष्ट्र में इसका मराठी वर्जन करके। तो लोकमत को फिर यहाँ पे प्रमोट करना शुरू किया, लोकमत चलाया। और आप प्रिंट मीडिया से आप समझ सकते हैं, लोकमत को मैं 1-1.25 साल के अंदर लोकमत ब्रेक इवन करने लगा था, मतलब लोकमत लॉस में नहीं था। और मेरा मेरा पेपर के अलावा मेरा कोई दूसरा काम नहीं था, मेरे पास कोई ठेकेदारी मैंने नहीं थी, कुछ नहीं था। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं लोकमत को एक धार दे दी। वो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी मेरा काम आया। फिर जब ये सोशल मीडिया शुरू हुआ तो मैं बहुत मतलब मैंने और आपने शायद साथ साथ किया, लेकिन एज वाइज मैं बहुत लेट एंट्रेंट हूँ। लेकिन फिर लगा कि ये जो प्रिंट में आप किसी दिन भी पकड़े जा सकते हैं। और मैं ये सार्वजनिक रूप से सबको बता दूं, ये प्रिंट का एक जो बीमारी है कि आरएनआई में 1 लाख डिक्लेयर करो, छापो 10,000, तो जिस दिन सरकार चाहे, और ये हर साल झूठा एक रिटर्न फाइल करो, जब सरकार चाहे तब आपका टेटुआ दबा दे जिसको कहें। तो फिर ये आया कि नहीं, अब प्रिंट बंद करो। और मैं प्रिंट इसलिए आपको फिर बता दूं, जब मैंने प्रिंट बंद किया उस समय मुझे, मतलब ऑल टाइम हाई, मुझे विज्ञापन खूब मिल रहे थे भर के। उसका कारण ये था कि नए मुख्यमंत्री बने थे योगी जी, मेरे एक फंक्शन में आ गए थे। तो यहाँ तो आप ठीक से जानते हैं, सरकार के अधिकारियों को कौन कहाँ गया इसी में बहुत है कि अच्छा ये यहाँ गए, तो मुझे जो विज्ञापन मान लीजिए शुरू में 2 लाख मिलते थे, वो 20 लाख के 25 लाख के हो गए थे। तो विज्ञापन बहुत मिल रहे थे। सबका कहना ये था कि नहीं, इस समय क्यों बंद कर रहे हो, अब तो प्रॉफिट का समय आया। मुझे लगा नहीं, अगर जिस तरह के क्वेश्चन आप पूछते हैं, आज आप जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप अगर अपने पेपर वर्क भी ठीक नहीं रखेंगे तो इनके लिए बहुत आसान होगा आपको रोकना। तो एक एक डिसीजन डिलिबरेट था, और फिर मैंने प्रिंट को बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे हूँ, और उसी दौरान फिर ये किताब लिखने का भी आया, क्योंकि सोशल मीडिया में रहते हुए पेपर बहुत उलझाने वाला काम है, पेपर ठीक बहुत बात। उलझाने वाला काम है। रात हम में 1-2 बजे आप, हम देख ही रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, तो हमें लगता है कि रोज-रोज हाँ, कितनी मेहनत का बहुत काम है। उलझाने वाला काम है, क्योंकि हरदम, अच्छा, रोज का है, जैसे आप सांस ले जी, रहे हैं ना कि अगली सांस आएगी, अगली, तो पेपर वो है। यहाँ पे एक रोज़-रोज़। थोड़ा सुविधा सोशल मीडिया में जरूर है कि आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। आप दिल्ली, आप ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे आप कहीं निकल गए तो कहीं कुछ ना कुछ तो ग्लिच ना हो, कहीं वो ना हो, पेपर इतने शहरों में जाना है उसकी समस्या। तो खैर, अब इसको करके उस समय फिर किताब का बात आया। कोरोना का जो एक अच्छा फायदा ये हुआ कि जब मार्च में कोरोना का वो हुआ, तो पहले 2-3 महीने में इस किताब को फिनिश, मतलब बना हुई थी स्क्रिप्ट, काफी कुछ काम हो गया था 80%, उसको कंप्लीट करने का अवसर मिल गया। जी शर्मा जी। आनंद जी, बहुत रोचक बातचीत हुई, और बस एक आखिरी सवाल
कि जनता का रिस्पांस, पाठकों का रिस्पांस कैसा मिला आपको? पाठकों का रिस्पांस शुरू में बहुत अच्छा था। 2 चीजें फिर से बता दूं, थोड़ा 1 मिनट समय ले लूंगा। जब मैं इसको पब्लिशर के पास गया तो हिंदुस्तान के जो टॉप पब्लिशर्स थे, उन टॉप पब्लिशर्स ने मेरी स्क्रिप्ट रखी और कहा कि नहीं बहुत अच्छी है, इसको छापेंगे। फिर 1 साल बाद उन्होंने कहा इसका टाइटल बदल दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस टाइटल तो नहीं बदलेंगे। तो 2-3 पब्लिशर के यहाँ, क्योंकि मार्च में कंप्लीट हो चुकी थी किताब, मार्च 20 में, इसने 1.5-2 साल लगा पब्लिश होने में, क्योंकि 3 पब्लिशर्स ने इसको लेके कंटेंट में कहते थे बहुत अच्छा है, नहीं हरदम कहते नहीं कंटेंट अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है, टाइटल बदल दीजिए। मुझे जब थोड़ी जिद भी सवार हो गई, मैंने कहा भाई टाइटल क्यों बदल दें, क्योंकि वो जो बेसिक बात कहना चाह रहा हूं ना कि हे राम से शुरू हुआ ये देश आज जहां जिस जय श्री राम पे पहुंच गया है, और मैंने अंत में अपने चैप्टर को जो खत्म किया है तो मैंने इस भावना के साथ खत्म किया है कि काश ये देश किसी दिन जय सिया राम की तरफ चढ़ ले, क्योंकि राम राज की जो जो भावना है वो जय सिया राम में है। हम और आप, मैं भी रोज पूजा करने वाला हिंदू हूं और मैं सिया राम को करता हूँ, सियावर रामचंद्र की जय बोलता हूँ। मैं रामचंद्र की जय नहीं, सियावर रामचंद्र की जय बोलता हूँ। खैर, तो ये वो सफर था, और इसमें फिर मुझे जब ये सारा कुछ चल रहा था कि इसको फाइनल कैसे, पब्लिशर ने फिर अनामिका जी के पास गए, मैंने कहा पहले टाइटल देख लीजिए। फिर वो अनामिका ने उसको छापा और फिर हुआ। अमेज़न में शुरू के करीब 1 साल तक ये जो ओवरऑल उसमें पहले 20-25 में रहती थी, और न्यू रिलीजेस में ये 2 नंबर 3 नंबर पे कंसिस्टेंटली करीब 1 साल तक रही, जो मेरे जैसे नए व्यक्ति के लिए एक बहुत संतोषजनक बात थी। अब हिंदी वर्जन भी, मतलब हिंदी उसका अनुवाद हो गया है, शायद अगले 1 आध महीने में उसको भी रिलीज कर देंगे, क्योंकि ये किताब अंग्रेजी में लिखने के बाद मुझे हरदम लगता था कि मेरा जो समाज है वो तो इसको पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा समाज तो हिंदी वाला समाज है, और अंग्रेजी तो मैंने इसलिए लिखा था कि एक तो सबसे बड़ी बात थी कि टाइपिंग का आसानी थी, और दूसरी व्यापकता थोड़ी बढ़ जाती है। अंग्रेजी लिखने से आपका जो ऑडियंस, आपका जो रीडर है वो थोड़ा बाहर का भी हो जाता है, इस वजह से किया था। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया आनंद जी, आपने मैं अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये थे आनंद वर्धन जी, और मुझे अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि हे राम अमेज़न पे उपलब्ध है, मंगाइए, पढ़िए और अपनी राय से अवगत कराइएगा। ये बातचीत कैसी लगी, बहुत शानदार पत्रकार की, लेखक की किताब है हे राम, तो जरूर मंगाइए अमेज़न से और अपनी राय भी बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।